हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग घटना चक्र के पॉइंटर का डिस्कशन कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 22 डिस्कशन करेंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन एंड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो घटना चक्र का पॉइंटर है ये हमारे पॉलिटी के सिलेबस को कवर नहीं करता है, ये केवल पीवाई की बेस पॉइंटर है। इसलिए हम इसमें जो गैप सिलेबस और पूर्वावलोकन सार के यानी जीएस पॉइंटर के बीच में गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और जो छूट गया टॉपिक उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं और याद करने के लिए ट्रिक का भी यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमें आसानी से याद हो जाए और इसको लेक्चर को देखने के बाद हमें किसी और सोर्स की ज़रूरत न पड़े। जो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। बार बार इसको रिवाइज करने के लिए आप नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि आसानी से आपके पास एक शॉर्ट नोट्स रहे। तो हम तो यही कहेंगे कि आप पेन पेपर लेके बैठिए और नोट डाउन करते भी रहें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है 22 इंडियन पॉलिटी का। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर, लोग इलेक्शन कमीशन से शुरू करेंगे। तो जो फ्रेंड ओल्ड प्लेयर हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो बिगिनर हैं, जो कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़े हैं या कुछ पॉलिटी के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि वो इसको आसानी से सुने, समझें और नोट डाउन भी करें। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, क्योंकि जो भी चीज़ हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे हैं उसको हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जो 22 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किस किस पार्ट है किसके किसके लिए डेडिकेटेड है। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश कि जो इलेक्शन कमीशन है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर लाई करता है। तो हम ये जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है। क्या 22 पार्ट है, ठीक ना। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप नोट सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, तो 22 पार्ट है, ठीक। और 22 पार्ट में आप देखेंगे तो इसमें से हम 15 पार्ट जो पार्ट 15 को क्या लिख सकते हैं, यक्स बी, हमेशा रोमन अंक में लिखा जाता है, ठीक ना, में है। और कितने आर्टिकल हैं इसमें, तो ये भी हमें जानना जरूरी है। तो 324 से लेके 326 26 नहीं 29 तक आर्टिकल हैं, ठीक ना, 29 तक जो हमारे इलेक्शन कमीशन से को डेडिकेटेड है। इतना क्लियर हो गया। तो इसी आर्टिकल से रिलेटेड हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको ध्यान दे लें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। और जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक। जो कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि हम लोग 1 जनवरी से एक नया क्लास शुरू कर रहे हैं। 1 जनवरी से घटना चक्र का जीका सिंप्लीफाई हो रहा है, जिसमें जीका को हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसमें पूरा कवर किया जाएगा, डिटेल डिस्कशन होगा, जिससे कि हम लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आरओ एआरओ पीसीएस और क्या बोलते हैं वनडे, कुछ भी, सब में ये इंपॉर्टेंट है। आप आईएएस की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, सबके लिए जीका इंपॉर्टेंट है। एक तरह से समझिए कि ये लुसेंट से भी बेटर है, लेकिन हम इसको जब डिस्कशन करेंगे तो इसमें लुसेंट और जीका दोनों का मिक्स करके लेके चलेंगे, ताकि हमें कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो छूट जाए। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि चैनल ज़्यादा हो जाए तो हमें पढ़ाने में भी मज़ा आए। इसीलिए मैं बहुत पहले से अनाउंस कर दिया हूँ कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और रेगुलर होगा। डेली 1 से 2 घंटे का क्लास होगा, 1.5 घंटा भी, 2 घंटा भी, मैक्सिमम 2 घंटे का पर डे क्लास होगा। और हम इधर पता चला कि 2-2 घंटे का क्लास लेट कर रहे हैं, डाल रहे हैं वीडियो, कोई देखने वाला ही ना हो तो फिर मेहनत मेरा बेकार जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर लाएँ और प्री आपका कभी नहीं रुकेगा। इतना हम कोशिश करेंगे कि प्री नहीं रुकेगा। ये आरओ का फाउंडेशन कोर्स भी कर सकते हैं इसको, ठीक। तो ये नया अप्रोच के साथ हम 1 जनवरी से मिलेंगे और इसमें 1 महीने में इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। अगर 1 घंटा क्लास करेंगे तो शायद संभावना कम है, 2-2 3-3 क्लास नहीं होगा, 1 क्लास होगा और इसमें पूरा हम कोशिश करेंगे 1 महीने नहीं तो 2 महीना,
ठीक है ना, कंप्लीट हो जाए 1 महीना में कोशिश एकदम 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो हम कहेंगे इसको आप जुड़िए इससे 1 जनवरी से रेगुलर आपको मिलेगा सैटरडे संडे छोड़ के। ठीक, ये अलाउंस है, आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक, अब चलते हैं इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। तो देखिए इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, इसको क्या लिख सकते हैं, ई लिखते हैं सीधे, इलेक्शन कमीशन। ठीक, तो हम अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक इंडिया, ठीक, और दूसरा स्टेट। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट फॉर स्टेट। तो इंडिया का काम होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका काम क्या है, इसका काम है जनरल इलेक्शन कराना, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सबका इलेक्शन कराता है। मतलब कि अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम ये कह सकते हैं कि सेंटर लेवल एंड स्टेट लेवल पर ये क्या करता है, ये इलेक्शन अरेंज करने का काम इसका होता है, इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। हम ये जानते हैं, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम ये जानते हैं कि हम जो हमारी गवर्नमेंट है उसका 3 लेवल है। ठीक, सेंटर, स्टेट और लोकल। अब बात आई लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है इसका इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के निगरानी में होता है। ठीक, तो ये आपको क्लियरली यहाँ पर मिल गई होगी। चलिए अब शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक, कोई टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, यहाँ से क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होता है। ठीक, और आर्टिकल जो आपका है तो आपका आर्टिकल ध्यान रखिएगा 2, 3 to 4 से लेके 3 to 9 तक है, ये आर्टिकल को याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। ठीक, चलिए करेक्ट स्टेटमेंट, क्या करेक्ट स्टेटमेंट, द चीफ इलेक्शन कमीशन इज entitled to the same salary as provide to judge of सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट है, करेक्ट है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बोला भी है। ठीक है, द चीफ इलेक्शन कमीशन शैल लिखा है नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बोला इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, समझिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो उस समय ये सुप्रीम हो जाता है। ठीक है, इलेक्शन के ड्यूरेशन में ये समझिए कि सब सुप्रीम हो जाता है। ठीक, इलेक्शन खत्म होते ही इसका कहानी खत्म। तो चलिए आगे का देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट, शिवकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद होना चाहिए, शिवकुमार सेन जो है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया है मतलब कि ये सेंटर लेवल और स्टेट लेवल दोनों का इलेक्शन इन्हीं की निगरानी में होगा या यही अरेंज करेंगे सब कुछ। रामा देवी वाज द फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमीशन। तो रामा देवी जो पहला वुमन चीफ इलेक्शन कमीशन। अब चीफ इलेक्शन कमीशन में जान लीजिए कि 3 मेंबर होते हैं बस, एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक, और 2 उसके इलेक्शन कमीशन कहलाता है। ठीक ना, तो आपको ये मानो, तो रामा देवी क्या है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है ना, वुमन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो चलिए इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। क्या बोला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट है, कोई इसमें दो राय नहीं है। द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल बी पीरियड ऑफ 6 ईयर फॉर द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस टिल एज ऑफ 65 विच कम टू फर्स्ट, यानी 6 साल तक रहेगा या तो उसकी एज पहले आ गई तो ये। ठीक, तो इसमें से कौन सा सही है, तो दोनों स्टेटमेंट हम कहेंगे सही है। ठीक, और एक और है, ठीक, एक थर्ड उसी में आ गया। अरे यार कहाँ से आ जा रहे हो तुम लोग। थर्ड,
इलेक्शन कमीशन मे एट एनी टाइम बाय द रिटेन अंडर हैंड एड्रेस टू चीफ इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, जो जो 2 मेंबर और होते हैं वो 2 मेंबर की बात कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन इज ऑफिस, करेक्ट। तो सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज ए टेन्यूर। तो यहाँ पर टेन्यूर मतलब पीरियड पूछ रहा है, कब तक वो लोग अपने सीट पर रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्यूर क्या होता है, कितने तक, तो 6 ईयर तक होता है, या उस एज के हिसाब से देखें तो 65। तो यहाँ पे क्लियरिफिकेशन जान लीजिए, अगर वो 65 एज अपना पूरा कर लेते हैं तो उनको रिटायर हो जाएगा, उनका खत्म हो जाएगा पीरियड। या 6 वर्ष पहले रह जाते हैं तो 6 वर्ष पहले, मतलब कि मान लीजिए कि कोई इलेक्शन कमिश्नर बनता है और उसकी एज मान लीजिए 60 साल है, क्या है 60 ईयर। तो 60 ईयर है तो आप खुद सोचिए उसको 6 साल रहना चाहिए, लेकिन 6 साल रहेगा तो कितना हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा 66। लेकिन अब वो 66 यानी उसका एज तो 66 ईयर हो जाएगा, मतलब 65 से क्या हो जाएगा वो क्रॉस हो जाएगा। जब 65 से क्रॉस हो जाएगा मतलब कि वो 65 पर ही उनको रिटायर होना, मतलब कि 1 साल वो अपने नहीं रहते, 1 साल इनका रिड्यूज हो गया है। वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो 65 पहले ही प्राप्त कर ले रहे हैं 1 साल पहले, तो वो यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे, ठीक। और मान लीजिए कि उनका एज 50 साल है, चीफ इलेक्शन कमीशन या कमीशन का इलेक्शन कमीशन का 50 साल पर वो उस बॉडी में जाते हैं, तो उनको तो अब 65 ईयर तक रहना है रिटायर होने का, लेकिन 6 ईयर तक भी है, ठीक। तो वो 6 ईयर तक रहेंगे तो कितना हो जाएगा 56, लेकिन 65 ईयर तक तो अभी तो अंतर है ना, अभी बहुत अंतर है। तो वो क्या करेंगे कि 6 ईयर तक कंप्लीट होते ही वो रिटायर हो जाएंगे, फिर ये लागू नहीं होगा, ठीक। तो यही है, जो अर्ली कंप्लीट हो जाएगा उसी को, जो पहले पूर्ण होगा उसी पर इनको रिटायर होना है। चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, इनको ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है कैसे, स्पेशल मेजर 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन मिसकंडक्ट, जो प्रोविजन किया गया उस प्रोविजन के बेसिस पर इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द सेम प्रोसीजर विच अप्लाई, यानी सुप्रीम कोर्ट को जैसे जज को हटाया सकता है वही सेम प्रोसीजर है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, करेक्ट। चीफ इलेक्शन कमीशन बोल देगा कि भैया जो दुग्गो हैं, सोचिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने को करूँ तो मैं आपको ये कहूँगा कि मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, 3, ठीक। 3 में से एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक। और दुग्गो होते हैं, एक 2 कौन होते हैं, 2 मेंबर होते हैं, यानी दुग्गो होते हैं एक और दुग्गो, ये कौन होते हैं इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमीशन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलता है कि प्रभु इनको हटा दो, ये सही नहीं कर रहे हैं, तो ये इनको हटाया जा सकता है, वही चीज़ है। कैन भी लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, कैन भी, शैल भी नहीं, हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। देखिए आप इतना जान लीजिए, जो भी ए ग्रेड का लेवल, ए ग्रेड की सर्विस है उस सब में प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करता है, सेंटर लेवल पर है तो इतना जान लीजिए। तो ये आंख बंद करके इसे क्वेश्चन को आपको मारना है, ठीक ना। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन टू ऑफिस, इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि जितने भी इलेक्शन होगा सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सबको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, और जो जो इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट में होगा, पंचायती राज से रिलेटेड होगा, उस सब में स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा, ठीक। विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल का खेल शुरू हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है द प्रोविजन इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 में है। अभी सब आर्टिकल आएगा, इसीलिए मैं नहीं उसको डिस्कशन किया था, सब आएगा इसमें डिस्कशन किया जाएगा। द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो इसका फंक्शन यही है कि जितनी, देखिए इसका काम है इलेक्शन कराना, ठीक ना, इलेक्शन क्लीन और फेयर इलेक्शन कराना है। तो कहाँ कराना है, सेंटर लेवल पर, सेंटर लेवल पर क्या होता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कराएगा। स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव होती है तो दोनों का कराता है, करेक्ट। टू कंडक्ट इलेक्शन पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सेंट्रल लेवल प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो करेक्ट। टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ
प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल लिस्ट। अब इलेक्टोरल लिस्ट वो लिस्ट होती है जो लोग वोट देते हैं, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया का इसमें नाम होता है। और सिटीजन ऑफ इंडिया जो होती है वो क्या करती है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इंडियन सिटीजन क्या है कि जाके अगर इसमें नाम नहीं रहेगा तो वोट का उसको राइट नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें सबका नाम हो उसका सुपरवाइज इलेक्शन कमीशन ही करेगा। नेक्स्ट, इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रिपीट हो रहा है, विच ऑफ इलेक्शन सिस्टम हैज बीन अडॉप्ट फ्रॉम द डिफरेंट इलेक्शन इन इंडिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्शन सिस्टम कौन कौन सा यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि तो इंडिया में जो इलेक्शन है उसमें सबका अलग अलग है। कुछ इलेक्शन में डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें पब्लिक जाके वोट देती है, जैसे पीपल जो है, ठीक ना, पीपल ऑफ इंडिया जो है ये जाते हैं और अपने जो मेंबर है उनको मेंबर को डायरेक्ट वोट देते हैं, ठीक ना, डायरेक्ट वोट देते हैं और ये फिर जाते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव में जाते हैं और वो अपना काम करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। लेकिन कुछ इलेक्शन होता है जिसमें पब्लिक नहीं वोट देती है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो जो ये इलेक्टेड मेंबर होता है जो यहाँ से विन होके जाता है वो जाके वोट देता है, जैसे प्रेसिडेंट को हुआ, वाइस प्रेसिडेंट को हुआ, ठीक, इन सबको देते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है। ठीक, दो ही चीज़ है यहाँ पर। सिस्टम क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज उसको बोलते हैं जिनका एज 18 साल से ऊपर हो गया है। ठीक, 18 साल या 18 साल से ऊपर उनको एडल्ट सफरेज बोलते हैं और ये ही जाके वोट देते हैं। पहले ये 21 ईयर था लेकिन इसको राजीव गांधी ने इसको रिड्यूस करके 18 साल कर दिया। ये भी पूछा जाता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पढ़ेंगे उसमें आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या इसमें, सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लागू होता है। हु डिसाइड डिस्प्यूट, यहाँ पर डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन का बात हो रहा है तो कौन इसको बताएगा, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्प्यूट होगा तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट करेगा कंसल्ट किसके, इलेक्शन कमीशन से, और इसको बताएगा, ठीक, डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, इफ इन एन इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द कैंडिडेट, ठीक ना, इफ इन इलेक्शन यानी एक इलेक्शन की बात हो रही है और किसा इलेक्शन है, स्टेट असेंबली की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली बाय कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर इलेक्टेड लॉस हिज डिपॉजिट इट मीन। तो उसका मतलब अगर वो डिक्लेयर इलेक्शन इलेक्टेड लॉस यानी उसका हार जाता है और उसका डिपॉजिट का होता है, डिपॉजिट हो जाता है, खत्म कहानी, ठीक ना। ये डिपॉजिट यानी डिपॉजिट जो उसका होता है वो लॉस हो जाता है। मतलब कि हम यहाँ पर कहना चाहते हैं जब कोई मेंबर, कोई पीपल इलेक्शन में कैंडिडेट बनता है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, हम लोग कैंडिडेट कहलाएंगे क्योंकि हम लोग जाएंगे एग्ज़ाम देने। ठीक, आप लोग सभी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, कैंडिडेट कहलाएंगे। इसलिए जो जिसका आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप पीसीएस का दे रहे हैं तो आप पीसीएस का कैंडिडेट कहलाएंगे। उसी तरह से जो इलेक्शन जो वोट के लिए इलेक्शन में आते हैं तो वो क्या, वो भी कैंडिडेट कहलाएंगे। ठीक, वो कैंडिडेट अगर एक निश्चित वोट नहीं पाते हैं तो उनका क्या हो जाता है, जो डिपॉजिट होता है, जब वो जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने वाला लड़का क्या करता है, स्टूडेंट, वो एग्ज़ाम फॉर्म भरता है तो कुछ पैसा जमा करता है, ठीक, फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद वो क्या करता है, अपना फीस डिपॉजिट करता है, फिर डिपॉजिट के बाद उसको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, तब जाके वो पास हो जाता है। पास होने के बाद क्या करता है, वो अपने पोस्ट पर पाता है, डीएम एसडीएम कुछ बनता है, ठीक। लेकिन अगर वो पास नहीं हुआ, फेल हो गया तो क्या हुआ, ये फॉर्म का जो पैसा है वापस होगा, नहीं होगा। तो उसी तरह से तो यहाँ पर तो मिनिमम नंबर नहीं किया गया कि आप मिनिमम नंबर पाएंगे तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या मिनिमम वो परसेंटेज वोट आपको पाना है। अगर मिनिमम परसेंटेज वोट आप नहीं पाते हैं तो आपका क्या होगा, डिपॉजिट लॉस हो जाएगी, आपका रिटर्न नहीं होगा। ठीक, तो उसी तरह से इलेक्शन में भी सेम इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जब कोई मेंबर, जब कोई पीपल अगर इलेक्शन में खड़ा होता है तो कैंडिडेट बनता है, फॉर्म भरता है, कुछ डिपॉजिट डालता है, कुछ पैसा पे करता है, जब वो हार जाता है, मिनिमम जो क्राइटेरिया है परसेंटेज रेशियो का वो नहीं पाता है तो उसका डिपॉजिट लॉस हो जाता है। आइए
कब होगा? जब उस एरिया में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ठीक ना? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ठीक। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, द डिसीजन टू डिसक्वालिफिकेशन, ये क्वालिफाई की बात हो रही है। द पर्सन डिक्लेयर कन्विक्ट हो जा रहा है बाई द कोर्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन हैज बी मेड बाई पार्लियामेंट। ठीक, पार्लियामेंट के द्वारा डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर होने पर कोर्ट ठीक, जब पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है, मेड कर रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ये कोर्ट जो है उसको डिसीजन को डिस्क्वालीफाई कर दे रही है। ठीक ना? राइट टू वोट एंड राइट टू इलेक्टेड इन इंडिया इज, राइट टू वोट अगर देखा जाए तो हमारा आर्टिकल 326 में 326 में राइट टू वोट है। ठीक, राइट टू इलेक्टेड, ये हमारा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में है। ठीक, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है वो एक तरह से एक्ट है तो लीगल राइट हो गया, लेकिन राइट टू वोट जो है आर्टिकल में है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक डिस्प्यूट है, किसके किसके बीच? तो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। पीसीएस बोलता है कि राइट टू वोट जो है ये लीगल राइट है, यूपीएससी बोलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आप दोनों को ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, वोटिंग राइट बाय द यूथ एट द एज ऑफ 18 ईयर वाज एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनरल इलेक्शन ऑफ 1989। 1989 के इलेक्शन में क्या हुआ, पहली बार इनका एज 21 से 18 कर दिया गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक, अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, लेकिन यहाँ पर आगे ही दे दिया है। तो लोअरिंग लोअर एज लिमिट ऑफ वोटर ऑफ यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर वाज रिड्यूस 21 ईयर टू 18 ईयर, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। तो राजीव गांधी की ये गवर्नमेंट थी, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 21 से 18 साल कर दिया। ठीक, और 21 से 18 साल करने के लिए अमेंडमेंट बिल लाया गया, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया, उसमें 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जिस्ट पोल मतलब कि जब वोट पड़ जाता है उसके बाद का हम लोग डेली डिबेट सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं न्यूज़पेपर पे। एग्जिस्ट पोल क्या है? वही एग्जिस्ट पोल इज टर्म यूज टू डिनोट द पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर रिगार्डिंग द कैंडिडेट इन द whose favor they had exercised their franchise. Correct. Next, what is total number of electoral in Lok Sabha election 2009? 2009 में कितने लोग थे? 1 मिलियन बराबर 10 लाख बोला जाता है, तो 714। तो आपको इस समय याद रखना चाहिए कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कितने मेंबर ऑफ इलेक्टोरल है। ठीक ना? तो आपको मालूम होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी कमेटी, कमेटी है जिसके बारे में पूछ रहा है, तो क्या कुछ रिकमेंडेशन दी थी, क्या दी थी? वही गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। यहाँ पर गवर्नमेंट को बोला गया कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए फंड करिए, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। लेकिन हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बी बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो रामा देवी, यस रामा देवी फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ है ये, इतना याद रखिएगा, चीफ। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट नेसेसरी फॉर द कंट्री वेयर टू पार्टी सिस्टम हैड डेवलप। करेक्ट, जब दो पार्टी सिस्टम है तो वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है दोनों स्टेटमेंट। ठीक ना? पहला एसोसिएशन बोल रहा है पावर फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू पार्लियामेंट। ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर इन फ्री एंड फेयर मैनर हैज बीन गिवेन टू इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज इलेक्शन कमीशन। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है।
ठीक। अभी ऐसा है तो रीजन क्यों, ऐसा क्यों, पावर टू रिमूव द इलेक्शन कमीशन विथ विथ एग्जीक्यूटिव। अब बताइए, जब एग्जीक्यूटिव इनको रिमूव कर देंगे तो फिर ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है ये लाइक करेगा, नहीं लाइक करेगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इंडिपेंडेंट बॉडी वो होगा जिसको एग्जीक्यूटिव रिमूव ही नहीं कर सकते। इसको कौन रिमूव करेगा, देखिए आपको यहाँ पे क्लियरिटी कर देते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटी को नहीं समझ पाते हैं, देखिए इसमें बहुत ही वो क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा। देखेंगे लोगों को समझने में, एक होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तो सबको क्लियर हो जाती है, लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में कन्फ्यूजन होता है। तो लेजिस्लेटिव का काम होता है रूल बनाना, लॉ बनाना, ठीक। एग्जीक्यूटिव काम होता है कि जो लॉ बन गया है उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक, इम्प्लीमेंट करना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक, इम्प्लीमेंट करना। तो अब बताइए, जो लॉ इम्प्लीमेंट कर रहा है वो इलेक्शन कमीशन को कैसे रिमूव, जब भी रिमूव करेगा तो ये लॉ बनाने वाले ही रिमूव करेंगे, और वो भी पूरा बेकायदा। ये कहाँ बैठते हैं, तो ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक। तो पार्लियामेंट में तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, लेकिन वो मेंबर, जितने मेंबर होते हैं वो उनका काम है लॉ बनाना। लेकिन जब वो पार्लियामेंट में बैठते हैं तब वो लेजिस्लेटिव रहते हैं, और जब पार्लियामेंट से बाहर आ जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। मतलब कि मोदी जी इस समय पीएम है। जो पीएम है ये लेजिस्लेटिव का भी काम करते हैं और एग्जीक्यूटिव का भी काम करते हैं। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर की बात करें, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर को सभी लोग जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर क्या करता था, बैटर था, ठीक, बैटिंग भी करते थे और बॉलिंग भी करते थे, लेकिन वास्तव में वो क्या थे, बॉलिंग थे। उसी तरह से, समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। अब बोलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक। लेकिन ये जब बिल पर साइन करते हैं, कोई बिल आई उस पर साइन करते हैं, तो उस समय क्या हो जाते हैं, लेजिस्लेटिव हो जाते हैं, ठीक। तो पार्लियामेंट को ही बोला गया लेजिस्लेटिव, यूनियन लेजिस्लेटिव, ठीक ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, गिवेन बिलो टू स्टेटमेंट दिया गया है, असोसिएशन दिया गया है, फिर रीजन दिया गया है। ध्यान, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टी एज सून एज इलेक्शन इज अनाउंस। करेक्ट बात है, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मोरली है, मोरल है, ठीक ना। पार्लियामेंट की तरह कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया है, ठीक ना। तो ये एक करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू ए 3 मेंबर कमीशन 1990। 3 मेंबर कमीशन 2 बार हुआ था, ध्यान दीजिए, कब बार, 2 बार। 1989 में हुआ था। क्यों हुआ था कि जब प्रॉब्लम ये हो गया कि 21 साल से जब 18 साल रिड्यूस किया गया तो इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, मतलब इलेक्टोरल लिस्ट तैयार करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा अचानक। तो यहाँ बोला गया कि भैया कि 2 मेंबर और कर दो, पहले एक ही मेंबर होता था चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 मेंबर और जोड़ दिया गया, ठीक। तो 2 मेंबर हो गए, तो टोटल मिल गए 3 मेंबर। लेकिन ये इलेक्शन खत्म होने के बाद इसको खत्म, 2 को हटा दिया गया। लेकिन फिर 1992 में इसको परमानेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके डाल दिया गया, ठीक? तब से ये 3 मेंबर है। विच इलेक्शन इज नॉट कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन, लोकल बॉडी, मतलब कि लोकल गवर्नमेंट। मैं आपको पहले ही बोल दिया था, बता दिया था, इलेक्शन कमीशन हमारे 2 टाइप के होते हैं। इलेक्शन कमीशन 2 टाइप के होते हैं। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, लोकल गवर्नमेंट से जितना इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा सब, ठीक। लोकल बॉडी में आपका ध्यान, आप पढ़ेंगे आगे तो मिलेगा। आप इसमें आते हैं क्या, पंचायती राज, म्यूनसिपालिटी, जो कि शेड्यूल 11 में है और ये शेड्यूल 12 में है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज, करेक्ट।
when the order of delimitation commission is are laid before Lok Sabha or state legislative assembly, not modify can be done in order. Correct है. Which one of the following नेशनल वोटर डे 25 जनवरी, याद कर लीजिए, नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है. यहाँ पर रीजन, फिर वही एसेसरेशन आ गया और रीजन आ गया, क्वेश्चन थोप दिया. The system of proportional representation may solve the problem of minority representation in some extent. Correct है. The system proportional representation enable due representation to all type of group based on ethical, gender, interest and ideology. करेक्ट और एक्सप्रेशन भी करेक्ट है. ठीक ना. तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना चाहिए. और सबसे बड़ी बात है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो रीजन दिया गया है, जो ये स्टेटमेंट दिया गया है और रीजन दिया गया है, क्या इसको ये वाई बता रहा है क्यों ऐसा हो रहा है. जो बोल रहा है कि यहाँ पर माइनॉरिटी तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो क्यों, क्यों, कैसे, क्यों, तो क्यों अगर वाई मिल गया तो मतलब रीजन मिल गया. हाउ, कैसे, ठीक, तो वही रीजन मिल गया तो खत्म कहानी. नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज एन इलेक्टोरल मैकेनिज्म इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी. स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, फिर वही एसोसिएशन और रीजन आ गया. ठीक. अब बहुत मज़ा आता है ऐसे सब क्वेश्चन, और जब आ जाता है ना छोटे एग्जाम में, ऐसे आर में चाहे वनडे के एग्जाम में, तो लड़के कहते हैं कि IAS लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया बे, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ठीक. बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे खत्म. IAS PCS UPSC लेवल का क्वेश्चन अगर पूछ ले तो लोग बेहोश हो जाए. स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. सही बात है. क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका आर्टिकल दिया गया. पंचायती राज पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा. सेकेंड, इलेक्शन टू रूरल लोकल बॉडी आर ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. कितने बार बोल दिया कि लोकल बॉडी का जब भी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा तो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेगा. ठीक. तो ये इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट. ठीक. तो आगे अब देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक. पॉलिटिकल पार्टी देखने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना. जैसे कि टाइम में नेशनल पार्टी कौन है, स्टेट पार्टी कौन है, रीजनल पार्टी कौन है. ठीक है ना. स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी में अंतर होता है और नेशनल पार्टी में अंतर होता है. तो इस सब पार्टी कौन है एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल पार्टी कौन है. पिछले बार ही UPSC का प्री में पूछा गया था. ठीक है ना. तो उस सब क्वेश्चन ध्यान देने योग्य है. और कैसे गवर्न किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी कौन गवर्न करता है, कौन इनको स्टेटस प्रोवाइड करता है, कौन इनको सिंबल प्रोवाइड करता है. आए दिन न्यूज़पेपर में सिंबल को लेकर झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, कुटम कुटैया शुरू रहती है. महाराष्ट्र में कुटम कुटैया शुरू थी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को लेकर. ठीक. शरद पवार पवार बोलेंगे, पवार, शरद पवार, 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 पवार जो थे उनको तुतूरी बजाता हुआ मैं इनका मिला था सिंबल. चलता रहता है हमेशा. कभी आप देखेंगे तो सपा का जब डिवीजन हुआ था, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह का, तो उसमें भी इलेक्शन सिंबल को लेकर झगड़ा होता रहता है. तो हमेशा आप पॉलिटिकल पार्टी लड़ती हैं और इसका निर्णय कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन करता है. इलेक्शन कमीशन से नहीं खुश होते हैं तो दौड़ के भागते हैं कोर्ट. नियंत्रण जजमेंट, मंदिर ऑफ जजमेंट, न्याय के मंदिर में दौड़ के भागते हैं. ठीक. तो ये चलता रहता है. तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है. तो इसको कवर करने से पहले हम ये देख लें कि क्या कौन कौन इस समय नेशनल पार्टी हैं. और तो दोस्तों 6 जो नेशनल पार्टी हैं इंडिया में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है. ये 6 पार्टी कौन कौन से है, तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिसके चेयरमैन इस समय कौन है, तो प्रेसिडेंट हैं देखा जाए मायावती जी हैं. और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP है. इंडियन नेशनल कांग्रेस है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है. आम आदमी पार्टी आप है. ठीक. ये 6 नेशनल पार्टी हैं, आपको याद होना चाहिए, जिसमें से एक नई ये बनी है और ये नई बनी है. ठीक. और 3 पार्टियों को नेशनल पार्टी के स्टेटस से बाहर कर दिया गया. ठीक. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जिसको मायावती अरे ममता बनर्जी लीड करती हैं. CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको NCP कांग्रेस पार्टी शरद पवार की है, इनको
ये 3 पार्टियां जो नेशनल पार्टी थी इनको बाहर कर दिया गया, ठीक ना। अब इनको पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। तो पॉलिटिकल सिस्टम को आप थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 3 टाइप पार्टी सिस्टम, 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी, चाइना में वन पार्टी सिस्टम चलता है, 2 पार्टी सिस्टम यूएस में चलता है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक ना। अब पार्टी इन इंडिया, तो 6 नेशनल पार्टी डिस्कशन कर लिया। स्टेट पार्टी आप देखते हैं, डीएमके है, एआईडीएमके, तेलुगु देशम, शिवसेना, असोम गण परिषद, मिजो नेशनल पार्टी फ्रंट, समाजवादी पार्टी है, ठीक ना। अब रिकोनाइजेशन क्या होता है, कैसे रिकोनाइज किया जाएगा, तो नेशनल और स्टेट लेवल को रिकोनाइज करने के लिए उनको रिकोनाइज होने के बाद का सिंबल मिल जाता है, वो सिंबल एक्सक्लूसिव रिजर्व होता है उसी पार्टी के लिए और उसके रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन के लिए, ठीक। क्राइटेरिया क्या है नेशनल पार्टी का, तो इसको ध्यान दे दीजिए, क्राइटेरिया हमेशा पूछेगा, प्री में हमेशा पूछता है, जब पूछता है तो लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोश इसलिए होते हैं कि कन्फ्यूजन होने लगता है कि 2, 3, 4% क्या है, ठीक ना। तो आपको बस यही जानना है कि जब नेशनल पार्टी बननी है तो आपको नेशनल लेवल पर कुछ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज आप रेशियो विनिंग होनी चाहिए, ठीक ना। तो वही है, तो यहाँ पर कम से कम बोला गया है कि आपको 6% नेशनल पार्टी बनने के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी को 6% वैलिड वोट पाना है, या 6% का वैलिड वोट पाना है। और यहाँ पर कहाँ, कम से एक ही जगह पर नहीं, ठीक, 4 स्टेट में, कम से कम 4 स्टेट में आपको 6% इसको हटा देते हैं, ठीक। ध्यान से ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। क्या पाना है, 6% वोट सिक्योर करना है, वैलिड, ये नहीं कि रॉन्ग, वैलिड वोट होना चाहिए 6%, और वो भी कम से कम आपको 4 स्टेट में होना चाहिए, यानी 4 स्टेट में आप इलेक्शन लड़ती है आपकी पार्टी, और वहाँ पर क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन, ठीक ना। और उसमें क्या होता है कि 6% वोट आप गेन करते हैं, लोकसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, प्लस इट विन 4 सीट इन द लोकसभा फ्रॉम 1 या मोर स्टेट, यानी 4 गो सीट एक स्टेट में या एक से ज़्यादा स्टेट में कम से कम आपको 4 सीट लोकसभा का जीतना है। आप कुछ नेशनल पार्टी बन रहे हैं और आपके पास लोकसभा का ही सीट ना हो, अब पार्लियामेंट में ही आपका रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो 4 गो, आप सोच लिए नेशनल पार्टी बनना है तो मतलब नेशनल पार्टी वही होगी जिसका एमपी पार्लियामेंट में बैठता हो, जिसका मेंबर पार्लियामेंट में आया हो पेपर के द्वारा चुन के, ठीक, इलेक्ट होके, तो कितने, तो 4 4 होना चाहिए, इसमें से कोई भी फॉलो करना है, ठीक। क्या, 4 सीट, कम से कम 4 मेंबर जीत के आना चाहिए लोकसभा में, ठीक। और 4 और 6 पर ये दोनों होना है, एक नहीं कि हाँ 4 मेंबर जीत लिए तो हो गया, नहीं, 4 मेंबर जीतना है, प्लस 4 स्टेट में आपका 6% वोट होना चाहिए, ठीक ना, सिक्योर करना है, ठीक। पहला कंडीशन ये है, क्या है कि 4 सीट आप लोकसभा में जीत के आएँ, और साथ साथ आपको 6% वोट कम से कम 4 स्टेट में आपको होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए तो बेटर है, नहीं तो होना चाहिए, ठीक। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है इफ़ इट विन 2% सीट इन लोकसभा, दो लोकसभा में 2% सीट अगर वो जीत जाते हैं जनरल इलेक्शन में, कहाँ से, 3 स्टेट से, ठीक। इफ़ इट रिकॉग्नाइज ए स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, अगर 4 स्टेट में आप रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, क्या, स्टेट पार्टी, 4 गो स्टेट में आपकी स्टेट पार्टी हो जाती है, जैसे आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल लें, तो दिल्ली में है और पंजाब में, तो 2 स्टेट में तो उसका स्टेट पार्टी है, लेकिन उससे पहले वो नेशनल पार्टी बनी, तो नेशनल पार्टी का क्या हुआ कि उसके 4 मेंबर जो लोकसभा में थे और कई जगह से वोट लड़ी, तो कम से कम वो 6% वैलिड वोट प्राप्त किए, ठीक ना। इसीलिए अब पार्टी स्टेट का, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन के लिए वो क्या है, तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन के लिए स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, किसमें, स्टेट में, तो यहाँ पर अब स्टेट से रिलेटेड हो, तो 6% आपको वोट मिलना चाहिए स्टेट में जनरल इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस साथ है साथ 6% इसमें भी है, 6% इसमें भी है, ठीक ना। और यहाँ पर 4 सीट लोकसभा में है, तो यहाँ पर 2 सीट है स्टेट में लेके आना है, या, ठीक, या तो आप इसको क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिए तब स्टेट पार्टी हो जाएंगे, या 3% आप सीट जनरल लेजिस्लेटिव असेंबली में जनरल इलेक्शन में आप कंसर्न कीजिए, 3% सीट, 3% आपको सीट होना चाहिए, या 3 सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली या मोर, एंड 3 गो सीट आप जीत के आए, ठीक। मतलब कि आप 6% वैलिड वोट नहीं पाते हैं, लेकिन आप 3% सीट आप पा जाते हैं, ठीक ना, या तो 3 गो सीट आप जीत जाते हैं, 3 मेंबर आपके आ जाते हैं, ठीक। तो होना चाहिए, या अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको करना पड़ेगा, 8% सिक्योर करना पड़ेगा, क्या, वैलिड वोट,
जनरल इलेक्शन लोकसभा में, ठीक, आप स्टेट या लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ, लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में, ये ठीक। या अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो 6% वोट आपको वैलिड पाना है जनरल इलेक्शन लोकसभा में, ठीक, और प्लस एक सीट लोकसभा में जीतना है, यानी 6% आप लोकसभा में, एक सीट आप जाते तो आपको स्टेट कंसर्न किए जाएंगे, आप स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। या एक सीट लोकसभा में जीत गए, 25 सीट आप एनी फ्रैक्शन देयर लॉट ऑफ स्टेट जनरल इलेक्शन, ठीक ना। तो आपको ये क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए, ठीक, कि लोकसभा में भी आप सीट जीत जाते हैं तो आप स्टेट पार्टी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम लोकसभा में 6% वोट पाना है, यहाँ पर भी 6% पाना है। 6% तो फिक्स है, ठीक है ना, चाहे आप स्टेट पार्टी बने चाहे आप नेशनल पार्टी बने, दोनों में आपको 6% वोट चाहिए ही चाहिए, वो भी वैलिड, ठीक है ना। नेशनल पार्टी बनने के लिए आप लोकसभा में 4 सीट पाइए, तो यहाँ पर क्या है, स्टेट पार्टी बनने के आप लोकसभा में 1 सीट, ठीक है ना, और उसी स्टेट से जहाँ स्टेट से आप नेशनल स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होंगे, ठीक है। तो आपको ये क्राइटेरिया आपको ध्यान देने योग्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और इसी पर क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाएगा, आप देखेंगे भी। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक ना। तो पॉलिटिकल पार्टी अब देखते हैं, बेसिक तो समझ में आ गया, अब इसी पर क्वेश्चन बना होगा, ठीक, तो उसी पर देखते हैं, ठीक ना। हु रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी कौन रिकॉग्नाइज करता है, ये पूछ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया कैन बी रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी इफ हैड द स्टेट पार्टी स्टेटस एट लीस्ट 4 स्टेट, देखिए 4 स्टेट में उसका क्या होना चाहिए, पार्टी स्टेटस होना चाहिए, कि हाँ स्टेट पार्टी है 4 स्टेट में, तब वो रिकॉग्नाइज होगी। फिर बोल रहा है ए पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज ए रीजनल पार्टी स्टेट पार्टी इफ गेट 8% वैलिड वोट इन द स्टेट में इधर लोकसभा या असेंबली इलेक्शन, ये ध्यान देना है, ठीक। देख रहे हैं कैसे पूछ रहा है, इसी तरह से पूछेगा। अब स्टेट पार्टी बनने के लिए अब स्टेट में ही झगड़ा होगा, ठीक है ना। स्टेट पार्टी पूछ रहा है, ए पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज ए स्टेट पार्टी व्हेन, कब पाएगी स्टेट पार्टी बनने के लिए, यहाँ बोल कह रहा है कि सिक्योर 60%, 6% वैलिड वोट उसको पाना है, ठीक। जनरल इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली का, और उसके साथ साथ 2 गो असेंबली सीट भी जीतना है, 6% असेंबली सीट। अब ये नेशनल पार्टी बनना होगा तो 6% यहाँ पर वोट पाना है, और 4 गो सीट जीतना है लोकसभा का, ठीक ना। और एक ही स्टेट में जीते या कई गो स्टेट में जीते, उससे कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड नेशनल इन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन्फ्लुएंस बाई रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के रिएक्शन अगेंस्ट में, ठीक है ना। धड़ाधड़ खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, बस एक घुमा फिरा के पूछेगा, सब करंट अफेयर बेस हुई होता है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्मेड इन 1999, ये कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर बनाई गई थी, यही शरद पवार की पार्टी है, इस समय स्टेट पार्टी है, और इसका भी टूट गया है। प्रिंसिपल फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूड, क्या प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल यही है, इनको देख लीजिए, तो सिंपल है। प्रिंसिपल क्या है, इट विल बी बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, मतलब कि 18 साल से का एज होना चाहिए, ठीक है ना, या उससे बराबर। देयर विल बी ओनली 1 इलेक्टोरल रोल फॉर द एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, religious, race, sex, etc. will be not placed in the formation of electoral roll, correct है। The political party will be free to have their norm, correct है, ठीक ना। Which party had been recognized national party in 2016, 2016 में कौन सा तृणमूल TMC, यही ममता बनर्जी वाली, लेकिन इसको अब स्टेट पॉलिसी स्टेट पार्टी हो गई है, याद रहे, इसमें 6 है, ठीक ना। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यहाँ पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अम्बेडकर जी। Which party was formed by Dr. Ambedkar? All India Scheduled Caste Federation, the Independent Labour Party, तो दोनों को याद रख लीजिए, बहुत ही काम की है, ठीक है ना। और नेक्स्ट सीपीआई जो है 1920 में फॉर्मेट हुआ था। सीपीएम जो है 1964 में आज़ादी के बाद फॉर्मेट हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के डेथ के साइन। AIMDMK जो है जयललिता की पार्टी थी, ये 1972, यानी मतलब कि बांग्लादेश के बनने के बाद। तेलुगु देशम पार्टी 82, मतलब कि बीजेपी के आसपास। भारतीय जनता पार्टी इसी टाइम बनती है, ठीक ना, आपको तेलुगु देशम। नेक्स्ट इसमें है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाई गई। भारतीय जनसंघ 1951 में बनी, ये कांग्रेस से ही स्प्लिट होके आई थी, ठीक।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में, AIADMK 1972 में, ममता बनर्जी, अरे AMD की जयललिता। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी, अरेंज देम द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयर स्टेबलाइज। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक, तो ये सब स्प्लिट हुई है कांग्रेस से। ठीक, बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले बनी थी, ठीक, लेकिन उससे पहले तेलुगु देशम पार्टी बन चुकी थी। कब? 1982 में, 81 में। बीजेपी आपका 1980 में ही बनी है। ठीक, तो आपको यही मालूम होना चाहिए। ठीक ना। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है सबसे लास्ट में बनी है, सबसे नई पार्टी है। ठीक, अब इसका क्रोनोलॉजी अगर देखेंगे तो सबसे ओल्ड पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इन विच ईयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवाइड इनटू टू? कम्युनिस्ट ईयर जो है डिवाइड हो जाती है, सीपीआई जो है डिवाइड हो जाती है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन सीपीआई मार्क्सिस्ट में। कब? 1964 में, जवाहरलाल नेहरू का डेथ ईयर है प्रॉक्सी। विच पार्टी आर नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड फ्रंट विच वाज इच पावर ड्यूरिंग द 1996 1997? बहुजन समाज पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, समता पार्टी। ठीक है ना। इन सबको आपको नोट डाउन कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, परीक्षा में भू लला लला करना पड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से एफिलेटेड है, ये ट्रेड यूनियन है। ये सब क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? ये सब क्वेश्चन ईपीएफओ के एग्जाम में ज़्यादा आता है। ईपीएफओ का एग्जाम होता है, यूपीएससी रहता है, उस समय आता है, लेकिन कभी कभी इधर भी पूछ लिया जाता है। तो जब मजदूर संघ देखिए, भारतीय जुड़ गया मतलब भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड, इंडियन बोल गया तो मतलब इंडियन नेशनल, मतलब कि नेशनल कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन मतलब कि यहाँ पर यूनाइटेड की बात है, सबको जोड़ने की बात है, तो सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक ना, कम्युनिस्ट पार्टी, ये आपको याद होना चाहिए। ये नहीं याद है तो फिर याद कीजिए। द कोलेशन गवर्नमेंट लीड बाई भारतीय जनता पार्टी कंटेन द सम political guidance in the national agenda, some promise and which and few guiding principle for the its governance. It discuss lot thing detail पे गलत, ठीक है ना, करेक्ट है, दोनों करेक्ट बोल रहा है। चलिए हम लोग भी दोनों करेक्ट मान लेते हैं, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट, in India, political party which formed the government represent the majority of seats secured in the election to the House of People at the center and legislative assembly in state, but not majority of vote। यहाँ मेजोरिटी ऑफ वोट बोल रहा है, तो ये बात से मेजोरिटी ऑफ वोट नहीं चाहिए, हमको सीट चाहिए, हमको क्या है, सीट चाहिए, मेजोरिटी ऑफ वोट। ठीक ना, तो ये करेक्ट स्टार्ट में। द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ वोट सिस्टम इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मेजोरिटी ऑफ वोट सिक्योर। मेजोरिटी ऑफ वोट सिस्टम रिजल्ट मेजोरिटी ऑफ वोट पर नहीं होता है, ठीक ना, सीट पर होता है। अगर जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीत जाती है उसकी सरकार बन जाती है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या डिसाइड होता है कि रिलेटिव मेजोरिटी वोट टू सिक्योर, यानी कौन सा, ये स्टार्टमेंट करेक्ट है, ये भी स्टार्ट कौन सा, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है ना, दोनों ठीक है। अब इसको देखते रहिए, समझते रहिए। यहाँ पर असेसन और रीजन दिया है, ठीक। यहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन 33% एंड 33% सीट फॉर वुमन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, रिक्वायर करेगा, हो गया है, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पॉलिटिकल पार्टी कंस्टेंटिंग इलेक्शन कैन अलॉट द 33% ऑफ द सीट बाय द वुमन कैंडिडेट विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कैन कर सकते थे, किसी को वोट दे, किसी को भी दे, उसमें कोई रोक टोक नहीं, लेकिन अब कहानी बदल गई है, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया है, वो लागू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, हु इज एम्पावर टू रिकॉग्नाइज वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया नेशनल इलेक्शन कमीशन बताएगा कि भैया कौन सा पार्टी नेशनल है, कौन सा स्टेट है। नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, करेक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कैरी आउट बाय द इलेक्शन कमीशन, करेक्ट। नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच इज रिकॉग्नाइज इज 4 या मोर स्टेट, करेक्ट।
ड्यूरिंग 1999 1999 जनरल इलेक्शन देयर वर 6 नेशनल पार्टी एंड 48 नेशनल पार्टी करेक्ट। लेकिन इस समय भी वही कहानी, 6 नेशनल पार्टी और स्टेट कितना है, बड़ी कहीं। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर डिस्क्राइब द पार्टी सिस्टम प्रिवेल इन इंडिया इन द अर्ली ईयर इंडिपेंडेंट वन पार्टी डोमिनेशन? रजनी कोठारी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें क्या, देर इज नो फिक्स पार्टी सिस्टम इंडिया करेक्ट, देर इज टू मैनी पॉलिटिकल पार्टी करेक्ट, दोनों एक करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी स्टैंड पार्टी, यहाँ पर इंटर पार्टी मतलब कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। पीरियडिकल इलेक्शन विद इन द पार्टी टू इलेक्ट द ऑफिशियल वेरिएट ऑफ पार्टी करेक्ट। एंटी डिफेक्शन बिल पास 15 फरवरी 1985, यही है एंटी डिफेक्शन बिल, यही जहाँ कि एंटी डिफेक्शन एक्ट बन जाता है। और एक्ट बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पर शेड्यूल में आ जाता है, तो 10th शेड्यूल है ये, 10th शेड्यूल याद कर लीजिए एंटी डिफेक्शन का। Which one of the following is not covered by the anti-defection law? Larger defection and party, यानी 2/3 से अगर भाग जाते हैं किस पार्टी में से तो कोई उसका नहीं है, ठीक। Which of following is not true about the anti-defection bill? क्या नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा will be not disqualified become the member of another political party, हाँ करेक्ट है। मेंबर ऑफ स्टेट, क्या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट इज कंसिडर एंड एक्सेप्शन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इन इंडिया? It, if he is voluntarily give up the membership of his original party, being the elected the chairman of vice chairman of any house of state legislature of the parliament, ठीक है भाई। अब कोई बन गया वाइस प्रेसिडेंट बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना हो, ठीक है ना। ही रिज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द सीज ऑफ द होल्डर सच ऑफिस, यानी वो पार्टी जुड़ सकता है अगर वो पार्टी वो पोस्ट अपना छोड़ दिया तो, ठीक है ना। टर्म ऑफ electoral analysis, the voters is destroy either to be explained as the result of adaptation. First past the post system. Next, who can impose the penalty under the section 20 of the Right to Information Act RTI 2005? द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों के पास पावर है जो कि सेक्शन 20 का यूज करके पेनाल्टी कर सकता है। The merger of political party with another political party in India recognize which of following? When not less than 2/3 member of legislative party of the agree to such merge and 2/3 member जाके पार्टी में भाग जाते हैं तो मर्ज हो गए, उससे कम होगा तो एंटी डिफेक्शन आ जाएगा। Which political party is not national party recognized by election commission? समाजवादी पार्टी। अब इस समय तो आ गया तृणमूल कांग्रेस और तीन को पार्टी पार हो गई। To be officially recognized by the speaker of Lok Sabha as opposition group, a party coalition of party must have the at least 54 seat in Lok Sabha rightfully claim the mantle of the position of party. Which state communist party joined the launch the Bahu Poratam movement? Andhra Pradesh. भूपुरतम, बहुकरम भूपुरतम, इतना है यार, खत्म हो जाए, बंद करना है, टाइम हो गया। प्रिंसिपल ऑफ कामराज प्लान क्या है? कामराज प्लान का क्या, मेक इन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाइब्रेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द सोशल बेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी? बिजनेस क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास? वन नॉट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको एक बार देखना है, इसके बाद वही शुरू होगा, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में द स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। इंडिया है द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट। ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी इज इंडिकेट द रीजनल एस्पायरेंट करेक्ट, लेकिन दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं समझा पा रहा है, ठीक। वाई हाउ, ठीक है ना। अब अगले बार मिलेंगे तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कोशिश करेंगे कहानी की तरह समझने की, उसके बाद एक एक करके फोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो अगली बार मिलेंगे तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, और ख़त्म में है, बस 2 लेक्चर लगेगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 58 है, बच कितना बचा, 58 ही पेज है, 58 पेज कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा, 72 पेज है। आप खुद सोचिए, 2 पेज इधर 2 पेज इधर, 4 पेज है, 4 पेज में कितना, 2 लेक्चर लूँगा, ख़त्म कर दूँगा, ठीक। तो मैं यही कहूँगा, आप लोग जुड़े रहिए, और जो हम नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 1 जनवरी से, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बढ़ाइए, ताकि उसको धूमधाम से शुरू किया जाए और अपना मूवमेंट को पाया जाए, ठीक है ना। तो
चलिए अब बाकी रही करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर का थोड़ा बिजी होने के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे जनवरी से ही। ठीक, नया साल नया मोमेंट के साथ, तब तक आप जुड़िए और आपको पूरा मिलेगा भरपूर। ठीक ना, बाकी पर डे वाला तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वीकली कोशिश करेंगे, उसको देंगे करंट अफेयर। बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं करंट अफेयर कहाँ रुक गया। करंट अफेयर रुक गया कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, कुछ हो गया था, फिर अब उसके बाद पीसीएस का एग्ज़ाम आ गया, फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम आ गया, फिर और बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो उस सब में लड़के कन्फ्यूज़ जाएँगे कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें। इसलिए मैं उसको स्टॉप कर दिया कि केवल वीकली डालूँगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे 1 जून से, 1 जनवरी से। ठीक ना? नए मोमेंटम के साथ, नया साल के साथ। तो चलिए अगली बार मिलते हैं तो हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक, मैं देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि हम तो डाल कर देते हैं, लेकिन इसमें व्यूअर बहुत कम है। अब व्यूअर कम होने के कारण नहीं मज़ा आता है। ठीक ना? चलिए कोई बात नहीं, धीरे-धीरे ग्रोथ करेगा। तो अगली बार मिलते हैं। जय हिंद, जय